नमस्कार दोस्तों, मैं एम आई भूषण आपके अपने चैनल ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के। ऑक्सिंक आप भी कर रहे हैं, तो जो ऑक्सिंक कर रहे हैं तो उसमें बीएम कॉइन्स का क्या रोल है। बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी है और बीएम कॉइन्स भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो ऑक्सिंक के डिजिटल ईरा प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आप ऑक्सिंक कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में फ्यूचर में बीएम कॉइन्स की क्या उपयोगिता है और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे बिटकॉइंस के बारे में और बीएम कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले हम बीएम कॉइन्स के ऊपर चर्चा करें, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि बिटकॉइंस होता क्या है, क्योंकि जब तक आप बिटकॉइंस को ना जानेंगे तब तक आप बीएम कॉइन्स को नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए मैं वन बाय वन करके आपको हर टॉपिक को क्लियर करता हूं। देखिए, आज मैं 4-5 टॉपिक मैंने बनाया है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि मैं टॉपिक टू टॉपिक बात करता हूं। सबसे पहला टॉपिक है कि बिटकॉइंस होता क्या है। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है बिटकॉइंस के बारे में, लेकिन हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक स्लाइड में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बारी बारी से सब कुछ दिखाऊंगा कि बिटकॉइंस होता क्या है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पहला चीज कि बिटकॉइंस क्या है, दूसरी चीज ये कि बिटकॉइंस का आविष्कार कब हुआ, तीसरा चीज कि क्या है बिटकॉइंस माइनिंग, बीएम कॉइन्स का भी माइनिंग होगा, तो वो दोनों को कोरिलेट करके हम चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि बिटकॉइंस के अंदर क्या चेतावनियां होती है और किस चीज को हमको ध्यान में रखना होता है। क्या है बिटकॉइंस निर्भरता, बिटकॉइंस किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए मांग और क्या डिमांड होना चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं बिटकॉइंस की कीमत 2008 से 20 तक में क्या रहा है, ताकि हम बीएम कॉइन्स के फायदे को यहां से कोरिलेट करके समझ सकें। तो चलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि वीडियो के स्लाइड में कुछ छिप ना जाए, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं बिटकॉइंस है क्या। तो बिटकॉइंस एक वर्चुअल अर्थात आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। आम डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको इसको आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या होता है, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को या फिर मोबाइल फोन को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत आप उस चीज को कह सकते हैं जिसको यू कैन टच एंड फील, जिसको आप टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वर्चुअल करेंसी सेम इसी पैटर्न पे काम करती है। वर्चुअल करेंसी को आप फील कर सकते हैं, आपको ये पता है कि आपकी करेंसी है और ये वर्चुअल करेंसी है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं ये सिक्का ले रखा हूं, ठीक है, 5 रुपीज़ का सिक्का, अचानक से मुझे याद आ गया तो मैंने एक डेमो दे दिया, ठीक है। तो ये 5 रुपीज़ का सिक्का है, तो इसे मैं टच कर सकता हूं, ये है 5 रुपये का सिक्का, लेकिन बिटकॉइंस को या वर्चुअल करेंसी को आप ऐसे छू नहीं सकते हैं। तो इससे बड़ा डेमो मैं नहीं दे सकता हूं। अब दूसरा चीज हम चलते हैं। बिटकॉइंस एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। अब यहां पे एक डिफिकल्ट वर्ड आता है, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा। अब विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि एक ऐसा मुद्रा जिसे केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत मेहनत के बाद मैंने ऐसी टाइपिंग करी है, बिटकॉइंस को रेड से, विकेंद्रित को ग्रीन से, और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हाईलाइटेड मैंने करा। बहुत मेहनत लगता है दोस्त, तो प्लीज़ एटलीस्ट पूरा वीडियो को देखिए, ये आपकी जानकारी के लिए ही। माना कि अगर आप ऑक्सिंक नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप बिटकॉइंस के बारे में जानते हैं तो जानकारी लेना तो अच्छी बात है ना। ये तर्क में भी तो शामिल हो सकता है कि मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, ठीक है। यह पहली विकेंद्रित डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया जाता है। यहां तक कोई क्लियर?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसके। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप लोगों को सबको पता है कि मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं होता है जिसका रिप्लाई मैं खुद ना करूं। कोई ऐसा कमेंट, हर कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करता हूं। अब हम आते हैं बिटकॉइंस का आविष्कार। तो दोस्तों बिटकॉइंस का आविष्कार जो हुआ था, इसका आविष्कार सातोशी नाकामोतो, इनका नाम ध्यान रखिएगा। एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन गया कि बिटकॉइन जो पढ़ाई करते हैं साथ साथ में उनको लिए ये भी चीज़ें समझ में आ गई कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो सातोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता ने 2008 में इसकी स्थापना करी थी, लेकिन ओपन सोर्स में कब लाया था? तो 2009 में। कब? आपसे मैं बोल रहा हूं 2009 में ओपन सोर्स में आया था। सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था, जबकि आप लोगों को पता है कि यह केवल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर होता है। ठीक है, पहले भी मैंने बता दिया कि ये आप इसको, ये नहीं है कि मैं इसे टच कर रहा हूं, ये फील कर रहा हूं तो ये मेरा क्या है, ये इसको मैं टच कर रहा हूं, ये एज अ हार्डवेयर है। लेकिन फ़ोन के अंदर जो चीज़ें प्रोसेसिंग हो रही है उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं, बस फील कर रहा हूं कि मैं आपको दिख रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। माइनिंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट आता है माइनिंग, और इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइंस के अंदर माइनिंग क्या होता है? देखिए, आमतौर की भाषा में माइनिंग का मतलब होता है खुदाई के द्वारा खनिजों को निकालना, जैसे कि लोहा की खुदाई, कोयले की जब खुदाई होती है, जैसे कोयले की खुदाई होती है तो लोहा निकलना, कोयला निकलना या फिर हीरे का निकलना, ये माइनिंग के अंतर्गत आता है। चूंकि बिटकॉइंस का कोई भौतिक स्वरूप तो है नहीं, मैंने पहले भी बोला कि ये वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, तो इसका भौतिक स्वरूप ना होने के कारण इसकी माइनिंग परंपरागत तरीके से तो नहीं हो सकती, लेकिन होती क्या है वो देखते हैं। बिटकॉइंस माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है। क्या होता है? कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइंस को कैसे बनाया जाए, नई बिटकॉइंस बनाने के तरीके को ही बिटकॉइंस माइनिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कोयला का निर्माण तो आपने खनन के द्वारा कर लिया, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइंस माइनिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा बिटकॉइंस को कैसे बनाया जाए, कौन सा नए तरीके से बनाया जाए, यही बिटकॉइंस माइनिंग होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि क्या है बिटकॉइंस की निर्भरता। दोस्तों मैं थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं आपको बोलूँ कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए मैं कभी बीच में बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ आप अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये कि आपके पास एक नोटिफिकेशंस आया है 20 से 30 दिन के, 30 दिन से लेकर के 90 दिन का। तो दोस्तों मैं बिना प्रमाणित या बिना किसी प्रूफ के कोई बातें नहीं करता हूं। बहुत सारा कमेंट मैंने देखा है कि सर आप तो 25-30 बता रहे हो, और सर ने तो नोटिफिकेशन दिया है कि 30 से लेकर के 90 दिन। तो दोस्तों 30 से 90 दिन का प्रोसेस क्या है ना, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसका सिस्टम है। 30 दिन में किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, 25 दिन के अंदर किसको ट्रांसफ़र होगा, 45 दिन के अंदर किसको ट्रांसफ़र होगा, और 90 दिन से पहले किसको ट्रांसफ़र होना है, वो सब का क्राइटेरिया बांटा गया है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव वीडियो है, जो हमारी बात हुई है उनका मैंने रिकॉर्डिंग करा है। ठीक है, और वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए बिटकॉइंस की निर्भरता कहाँ पर निर्भर करती है। बिटकॉइंस का मूल्य कई चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला चीज़, उनमें दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपूर्ति और मांग। बिटकॉइन सीमित संख्या में पाया जाता है, ऐसे में अगर आपूर्ति से कम मांग हो तो बिटकॉइंस का मूल्य घटता है, और उल्टा होने पर इसका मूल्य बढ़ता है। अब देखिए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। बिटकॉइंस की माइनिंग होती है, सपोज करो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू कर लेता हूं, है ना। बिटकॉइंस की माइनिंग होती है सपोज करो 10, और डिमांड होता है 25,
तो भैया बिटकॉइंस की दाम क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, ओबियसली बढ़ेगी। और यही बिटकॉइंस की माइनिंग होती है 100 और डिमांड होता है मात्र और मात्र 25, तो क्या होगा, बिटकॉइंस की दाम घट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने समझाने का और मैंने जो लिखा है, मेरा टाइपिंग करने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि बिटकॉइंस के अंदर बिटकॉइंस की वैल्यू जो होती है वो उसके आपूर्ति और मांग पे डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चेतावनी के रूप में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 दिसंबर 2013 को बिटकॉइंस जैसी वर्चुअल करेंसियों के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इन मुद्राओं के लेन देन को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है और इसका लेन देन करने में कई स्तर पर जोखिम है। ये 2013 में कहा जरूर गया था, लेकिन मैं आपको ये चीजें भी बता दूं साथ ही साथ कि 2013 के बाद, जबकि हाल ही में उसके बाद, वो तो समय ठीक था, अच्छा था, चलो बता दिया, इसके बाद कुछ ही समय बाद हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है आरबीआर के अनुसार कि बिटकॉइंस आरबीआर द्वारा लगाया गया सभी प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरबीआर ने तो उसे वर्चुअल करेंसी कह के मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मेरा पैसा है, मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूं, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआर पर लगे हुए बिटकॉइंस की जो रोक थी उसको हटा दिया है। सपोज करो मेरा पैसा है, अब मेरा पैसा है तो मैं ऑक्सिंक में लगा दूं या कहीं और किसी एफिलिएट मार्केट में लगा दूं, ये मेरा पैसा है ना, तो मैं समझूं तो इसमें आरबीआर को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने केस करा था, इसके बाद केस को विखंडित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक जो लगा हुआ था उसको हटा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अब मैं बताने वाला हूं कि बिटकॉइंस की कीमत 2008 से लेके 20 तक में क्या क्या रहा है। टोटल मेरे पास डेटा है, देख लीजिए, टोटल डेटा है, मैं सारा चीज बताता हूं। अगर आपने 9 साल पहले बिटकॉइंस के 100 रुपए का निवेश किया हो तो आज 7.5 करोड़ रुपए के मालिक होते। अब देखिए, मैं बिटकॉइंस क्यों समझा रहा हूं, मैं बिटकॉइंस इसलिए समझा रहा हूं कि बिटकॉइंस जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, बीएम कॉइंस का फंडा आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए 2009 में बिटकॉइंस में किया गया निवेश करीब 7.5 लाख गुना हो गया। 2009 में जब यह करेंसी चलन में आई थी तब एक बिटकॉइंस की कीमत करीब 36 पैसे के बराबर थी। और आप मुझे ये बताइए कि एक बीएम कॉइंस की कीमत क्या रखा है ऑक्सिंक ने, तो मात्र 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया। अब हम चलते हैं भारतीय करेंसी के लिहाज से देखें तो 7 साल पहले यानी कि नवंबर 2010 में डॉलर का भाव करीब 45 रुपये के करीब था। महज 3 साल में ही अर्थात 2013 में एक बिटकॉइंस का दाम 757 रुपये थे। ठीक है, 757 रुपये थे। अब हम चलते हैं, अब मैं इसको करता हूं बिटकॉइंस के ऊपर, मैं खुद को करता हूं बिटकॉइंस के ऊपर और आपको समझाने का प्रयास। अब देखिए 2009 में बिटकॉइंस जब आई थी तो उसका डॉलर में प्राइस वैल्यू था 0.01 और ये कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको 35 पैसे हो जाएंगे। 2009 के बाद दिसंबर के 10 में यानी 2010 में दिसंबर में इसका प्राइस था डॉलर के अनुसार 0.29 डॉलर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जनवरी 2011 में इसका प्राइस था 0.36 डॉलर। अब देखिए बढ़ कैसे रहा है। इसके बाद हम आते हैं दिसंबर 2011 में इसका प्राइस था 3.91 डॉलर। ठीक है, अब $1 का मैं अभी 72 रुपये के लगभग, 74 रुपये के लगभग, 78 रुपये के लगभग अभी है, जो भी हो एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ उस समय के रेट में लगभग 70 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये मैंने पढ़ा था। ठीक है, कि ये डॉलर के हिसाब से चल रहा है भारत की करेंसी का रेट, तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए।
इसके बाद हम चलते हैं जनवरी 2012 में इसका प्राइस था 5 रुपया 72 पैसा, जबकि वहीं दिसंबर 2012 में प्राइस था इसका 13 रुपया 54 पैसा। इसके बाद हम आते हैं जनवरी 2013 में इसका प्राइस था 31.01 डॉलर। अब डॉलर में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा रुपया में, अगर मेरे से रुपया गलती से बोला जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद 2014 जनवरी को इसकी प्राइस थी 818 डॉलर। अब देखिए कहाँ पहुँचा, 13 से 14 पहुँचते पहुँचते ये पहुँच गया, 13 से 14 पहुँचते पहुँचते आपका डॉलर 818 डॉलर पहुँच गया है। इसके बाद हम चलते हैं 14 दिसंबर 2014 को इसका प्राइस था 310 डॉलर, जबकि 15 जनवरी 2015 को इसका प्राइस था 226 डॉलर, ठीक है। थोड़ा सा घटा, फ्लक्चुएट करते रहता, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिटकॉइंस जो है फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सिंक ने क्या कहा है कि अगर आप ऑक्सिंक के पोर्टल से हैं और BM कॉइन्स आपने 12,100 यानी 1210 कॉइन खरीदा है तो आपका ये पैसा सुरक्षित रहेगा। इसकी वैल्यू घटती है या बढ़ती है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कंपनी आपको उतने का ही बिटकॉइंस देगी उसी समय के रेट के अनुसार। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। दिसंबर 2015 में इसकी वैल्यू हो गई थी 825, जबकि 2016 में इसकी वैल्यू हो गई थी 420। इसके बाद हम चलते हैं दिसंबर 2016 में ही इसका वैल्यू था 746, जबकि 2017 में 1 जनवरी को इसकी वैल्यू थी 963 डॉलर, ठीक है। इसके बाद 18 मार्च का मैंने प्राइस लिस्ट जब डेटा कलेक्ट किया तो पाया 2018 में इसकी वैल्यू थी 7,003 डॉलर। कितना? 7,003 डॉलर। देखिए कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है। इसके बाद दिसंबर में मैंने 2019 का डेटा जब एनालिसिस किया तो हम पाते हैं कि इसका प्राइस था 13,929 डॉलर, और 13,929 डॉलर को अबाउट आप 70 के हिसाब से या 72 के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 5 लाख प्लस जाता है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों 2020 की स्थिति तो आपको अच्छे से पता है कि एक बिटकॉइंस की लगभग फ्लक्चुएट करते रहता 8 लाख कीमत है। जो बिटकॉइंस को आपने 35 पैसे में मात्र खरीदा था उस बिटकॉइंस की दाम अभी के डेट में आपको कितना है? 7 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में ये फ्लक्चुएट अभी कर रहा है। तो आप अब मेरा कहने का मतलब ये समझिए, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनिए, एक BM कॉइन्स का दाम 10 रुपया है और नवंबर से दिसंबर के बीच में ये ओपन सोर्स में आने जा रहा है। तो एक BM कॉइन्स की दाम अगर हम 10 रुपये के हिसाब से भी रखते हैं तो आपका प्राइस वैल्यू तो यहाँ पे सुरक्षित है, कैपिटल तो सुरक्षित है। लेकिन अगर एक BM कॉइन्स का दाम 20 रुपया से लेकर के 50 रुपया तक होता है तो इसकी रेट कहाँ चली जाएगी? हाई हो जाएगी। यानी कि बिटकॉइंस की, BM कॉइन्स की अगर आपूर्ति कम है और डिमांड ज़्यादा होने लग गया तो वही BM कॉइन्स की दाम ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और वही वैल्यू आपको आने वाला समय में फ़ायदेमंद होगा। वैसे भी आपको हर हाल में BM कॉइन्स खरीदना है क्योंकि इनपे वॉलेट पे आपके इनकम का 10% तो जाना ही जाना है, तो आप करेंगे क्या? अब आपको इस चीज़ के विषय में नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैं क्लियर कट बताया हूँ कि BM कॉइन्स ID कैसे बनती है, BM कॉइन्स खरीदा कैसे जाता है, BM कॉइन्स को चेक कैसे किया जाता है। मैं पर्टिकुलर फ़ोन करके भी लोगों को मैंने हेल्प करने की कोशिश करी है, जिनका कमेंट सेक्शन में नंबर आता है कि सर मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, यहाँ पे मुझे हेल्प कीजिए, मुझे लगता है कि इनको नीड है हेल्प की, तो मैं ऐसा करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब लास्ट में बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सुनना ना भूलिएगा क्योंकि उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे
30 तारीख वाले 30 दिन में किसको मिलेगा, 45 दिन में किसको मिलेगा और 90 दिन के पहले किसको किसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।